हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो पीएससी हो या जो लोग भी अदर व्यापम के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो सारे। आज मैं आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते का करंट अफेयर लेके आई हूँ, जिसमें हम छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर्स को भी करेंगे। इससे पहले मेरे जो करंट अफेयर्स होते थे उसमें सारे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन होते थे, लेकिन आज मैंने नेशनल के भी इंक्लूड किए हैं। तो हम 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के सारे छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहेगी, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूरे वीक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जस्ट इसको एक क्या कर रहे हैं, रिवीजन दे रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी में करने की घोषणा की है। तो अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में करने की घोषणा की है। पहले ये गवर्नमेंट कॉलेज में लागू होगा, उसके बाद फिर ये अनदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जाएगा, है ना। तो एमबीबीएस की पढ़ाई जनरली किस में होती है, इंग्लिश में होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की पहल से क्या होगा, इसको हिंदी में करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये घोषणा की गई है कि एमबीबीएस की पढ़ाई किस में की जाएगी, हिंदी में की जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया। तो कब किया गया है, 16 सितंबर 2024 को प्रदेश को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली। पहली कब मिली थी, 14 दिसंबर 2022 को। ठीक है, 2022 को मिली थी पहली वंदे भारत ट्रेन, और जो दूसरी मिली है वो मिली है 16 सितंबर 2024 को। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रदेश को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 सितंबर को वर्चुअल रूप से किया गया। ठीक है, इसका संचालन रायपुर, दुर्ग, विशाखापट्टनम के मध्य किया जाएगा। और जो हमारी पहली वंदे भारत ट्रेन थी, इसका संचालन कहाँ से कहाँ होता है, बिलासपुर से नागपुर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वे के द्वारा प्रदेश के सुपेबेड़ा एवं पीपलखूटा गांव की 25% से अधिक आबादी गंभीर किडनी की बीमारी से ग्रस्त होने की जानकारी मिली है। ये गांव किस जिले में है, तो किस जिले में है, ये गरियाबंद में है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा और पीपलखूटा गाँव में 25% से अधिक आबादी जो है वो गंभीर किडनी के डिजीज, सीकेडी बोलते हैं उसको, क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, इससे ग्रसित है। क्यों ग्रसित है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ के पानी में लिथियम, फ्लोराइड, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आर्सेनिक, इसकी अत्यधिक मात्रा है। ये क्या है, हैवी मेटल्स हैं, भारी तत्व हैं, जिसके कारण पानी में इसकी उपलब्धता के कारण किडनी को क्या कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है, और क्रोनिक किडनी डिजीज होने का मुख्य कारण बन रहा है, यानी गंभीर किडनी की बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह 2024 में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया। कब किया गया, 11 से 12 सितंबर को अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसके बाद 13 से 15 सितंबर को कबड्डी का। ठीक है, तो याद रखेंगे, कुश्ती फिर कबड्डी। कुश्ती कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, तो पहले वो होगा, फिर कबड्डी 4 का, तो फिर कबड्डी 13 से 15। मतलब ऐसे आपको डेट में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए याद करिएगा, 3 पहले आता है, तो पहले की डेट यानी 11 से 12 सितंबर को कुश्ती होगा, फिर 4 बाद में आता है, तो 13 से 15 सितंबर को क्या होगा, कबड्डी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। प्रदेश में ओपन जेल किस जिले में बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, बेमेतरा में, और बोल रहे हैं नवंबर तक इसको कंप्लीट करने का बताया गया है कि नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये कहाँ बनेगा, बेमेतरा में। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क लगा के रखिए इसको। तो ये कहाँ पे है, बेमेतरा में है। ठीक है, बेमेतरा के ग्राम कठिया में विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर बनाया गया है। ठीक है, इसका जो नाम है वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज कराया गया है। ठीक है, तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने बेमेतरा में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का क्या किया है, वर्चुअल लोकार्पण किया है। ठीक है, तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, कब मनाया जाता है, 28 सितंबर 2024 को। और ये जो सबसे ऊंचा बांस का टावर है, ये कहाँ पे है, तो ग्राम कठिया, जिला बेमेतरा में। इसको किसने बनाया है, तो श्री गणेश वर्मा जी ने बनाया है, जो भव्य सृष्टि उद्योग के क्या है, फाउंडर हैं। ठीक है, इसकी हाइट जो है, हाइट इंपॉर्टेंट है, 140 फीट इसकी हाइट है, और इसको बनने में कुल लागत 11 लाख का लगा है। ठीक है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे है ये याद रखना है, किसने बनाया है ये याद रखना है, इसकी हाइट कितनी है ये याद रखना है, और इसका जो लोकार्पण हुआ है वो विश्व बांस दिवस, क्योंकि बांस का ही टावर है, तो विश्व बांस दिवस के अवसर पे किया गया 18 सितंबर को,
ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि इसका जो जीवन काल है वो मिनिमम 25 साल का तो बोल रहे हैं, 25 साल की इसकी अवधि है। और इसका उपयोग जो होगा वो वॉच टावर के रूप में, ट्रांसमिशन टावर के रूप में आदि इन सब चीज़ों में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत श्री तुलसीदास जी के दोहों पर आधारित कार्टून पुस्तक तुलसी सुगंध, ठीक है, इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया? किनके द्वारा किया गया? श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? वॉच पत्रिका द्वारा, जो कार्टून महोत्सव फेस्टिवल हो रहा था 2024 का रायपुर में, वहां पे उन्होंने क्या किया? इसका लोकार्पण किया। ठीक है, विमोचन किया पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को अपनी वीडियो में कवर किया है, तो कब किया जाएगा? 1 से 15 नवंबर को होगा बस्तर ओलंपिक। कहाँ पे होगा? सुकमा में होगा। इसके लिए 1 से 20 अक्टूबर को क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो लेवल रहेगा वो कैसे रहेगा? ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर जिला लेवल पे होगा, फिर संभाग लेवल पे होगा। ठीक है, और जो विजेता होंगे इस खेल के, उनको क्या दिया जाएगा? नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। जो लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर रही सरकार? ये मेनली जो बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य ही यही है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को उनका फोकस शिफ्ट करके उनको खेल और विकास के पथ पर क्या किया जाएगा? प्रेरित किया जाएगा। ठीक है। प्रदेश में तितली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो रहा है भोरमदेव अभ्यारण्य कबीरधाम में। ठीक है, ये कब से कब होगा? 28 से 29 सितंबर 2024 में होगा, यानी अभी होने वाला है 28 से 29 सितंबर को। और इसमें 14 राज्य के शोधकर्ता और पर्यावरण प्रेमी क्या होंगे? भाग लेंगे, जो तितलियों पर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, और उनके संरक्षण और संवर्धन पे क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितली महोत्सव कहाँ पे होने वाला है? भोरमदेव अभ्यारण्य। और याद रखना है भोरमदेव अभ्यारण्य कब बना है? तो 2001 में बना है। राज्य के बाद बनने वाला ये पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये भी याद रखना है आपको कि भोरमदेव अभ्यारण्य राज्य हमारा कब बना है? 1 नवंबर 2000 को, और ये बना है 2001 में। तो राज्य निर्माण के बाद सिर्फ एक ही वन्य जीव अभ्यारण्य बना है, और वो कौन सा है? भोरमदेव है। और सबसे नवीनतम अभ्यारण्य भी अगर आपसे पूछता है तो वो कौन सा है? भोरमदेव है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश हाल ही में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट एंड एक्सपो में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो का क्या किया था? शुभारंभ किया था। इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिली कि जो ये क्वेश्चन अगर आपके नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, कौन से नंबर का है? तो चौथे नंबर का है। ठीक है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इसमें भाग लिया था, और छत्तीसगढ़ के क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को क्या किया? मंच से साझा किया। हमारे राज्य का क्या बताया? पोटेंशियल बताया कि हमारे पास कितनी क्षमता है क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। ठीक है, प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 17 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा अभियान यानी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो है उसका वो किया गया, प्रारंभ किया गया है। कहाँ से किया गया? सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से। और ये प्रदेश के 184 नगरीय निकायों में क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के वह पहले खिलाड़ी जिनका चयन वीनू माकड़ ट्रॉफी के लिए किया गया, कौन है वो? रुद्र कुमार देहारी। मेनली मैंने इनका नाम इसलिए लिया है ताकि अगर आपको पूछ दे कि रुद्र कुमार देहारी का संबंध किससे है, तो किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, इनका जो शानदार प्रदर्शन था वो किसमें था? जो अपना छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग है CCL, उसमें भी इनका शानदार प्रदर्शन था। और अभी हाल ही में इनका चयन वीनू माकड़ ट्रॉफी के लिए किया गया, और ये बस्तर के पहले खिलाड़ी हैं जिनका चयन इस ट्रॉफी के लिए हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्रम विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम क्या है? श्रमेव जयते। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र और पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? सभी जिलों में प्रदेश में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र का संचालन किया जाएगा प्रारंभ। और जितने भी पंजीकृत श्रमिक परिवार हैं उनके बच्चों के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए उनका स्कूलों में जो अच्छे स्तर के स्कूल हैं उसमें इनका क्या किया जाएगा? निःशुल्क उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रदेश में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान कितने लाख परिवारों को PM आवास योजना के तहत पहली किस्त प्रदान की गई है? कितने लाख? 8.5 लाख परिवारों को। ठीक है, याद रखना है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की, ये नियत नीला लिखा गया है, प्रदेश की नियत नीलानार योजना, ठीक है, नियत नीलानार योजना कितने जिलों में संचालित है? तो कितने जिलों में संचालित है? 5 जिलों में। मैंने पहले भी आपको बताया था, कोंडागांव और बस्तर, है ना, इन दोनों को छोड़ के बाकी 5 जिलों में नियत नीलानार योजना संचालित है। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक है। नियत नीलानार का मतलब क्या होता है? आपका आदर्श ग्राम, ऐसा ग्राम जहाँ पे रहने वाले लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं की उनकी पूर्ति होती है, ठीक है, और वो अपने हर क्षेत्र में विकास के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेके प्रदेश के 5 जिलों के कुल 8 विकास खंडों में 23 सुरक्षा कैंपों के आसपास 90 गांवों का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। कैसे कर रहे हैं इस विकास को? जो सुरक्षा कैंप होता है उसके 5 किलोमीटर की परिधि, यानी 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी हमारे शासन के द्वारा योजनाएं संचालित हो रही हैं और ग्रामीणों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या की जा रही है? प्रदान की जा रही है। ये बेसिकली क्या है? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनका विकास करने के लिए ये योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस संयंत्र में पैलेट प्लांट की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? नगरनार इस्पात संयंत्र जगदलपुर में। नगरनार में कौन कर रहा है? एनएमडीसी कर रही है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो पैलेट प्लांट होता क्या है? तो लौह अयस्क के खनन के दौरान क्या होता है, सिर्फ जब हम खनिज को निकाल रहे होते हैं, लौह अयस्क का माइनिंग चल रहा होता है, तो उस समय डस्ट बहुत निकलती है, आयरन डस्ट होता है वो, ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए पैलेट प्लांट से क्या करते हैं, वो आयरन डस्ट को प्रोसेस करके उसको स्टील के बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, ताकि उसका भी हम पूरी अच्छे तरीके से क्या कर सकें, सदुपयोग कर सकें। तो पैलेट प्लांट पे हम आयरन डस्ट को प्रोसेस करके उसका निर्माण, स्टील के निर्माण में उसका उपयोग करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए 1100 करोड़ की लागत से क्या कर रहे हैं? पैलेट प्लांट का स्थापना कर रहे हैं। कहाँ पे? नगरनार में। कौन कर रहा होगा? एनएमडीसी, ठीक है। हाल ही में चर्चित डुमाली पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैंने पहले भी बताया था, कांकेर में है। और वो चर्चा का जो कारण है वो यही है कि वहाँ पे एक तेंदुआ के साथ, एक मादा तेंदुआ के साथ उसके 4 शावक, यानी कि उसके 4 बच्चे देखे गए हैं, और बहुत ही मतलब एक अलग नज़ारा था। तो इस वजह से ये अभी न्यूज़ में बना हुआ है। डुमाली गाँव के पास ये पहाड़ी है, इसलिए इसको डुमाली पहाड़ी कहा जा रहा है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा कितने प्राधिकरण के पुनर्गठन हेतु संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? तो ये अभी हमने कल या परसों में ही डिस्कस किया था। 5 जो हमारे प्राधिकरण हैं उनके पुनर्गठन हेतु संशोधन के प्रस्ताव का क्या किया गया? अभी हमारे कैबिनेट मीटिंग में अनुमोदन किया गया है कि 5 जो प्राधिकरण हैं उसका हम पुनर्गठन करेंगे। और वो कौन कौन से हैं? तो मैंने पहले ही बताया था, सरगुजा, नॉर्थ में सरगुजा, सेंटर में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, साउथ में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, उसके बाद अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसमें कैसे होगा? 5 प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री ही रहेंगे, ठीक है। और जो उनके उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? उस क्षेत्र के विधायक। तो ये क्लियर हो गया। अब आता है सदस्यों की। तो 5 प्राधिकरण में राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और उस क्षेत्र के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, उनको भी सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और जो प्राधिकरण है वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्षों को भी अब क्या किया जाएगा? सदस्य के रूप में लिया जाएगा। तो सदस्य में कौन रहेंगे? उस क्षेत्र के जिला पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद उस क्षेत्र से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, ठीक है। और राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्री 5 प्राधिकरण के क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेंगे। और उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? उस क्षेत्र के उपाध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अगर अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण है, यानी कि आदिवासी विकास प्राधिकरण है, तो जो भी विधायक होंगे उनका अनुसूचित जनजाति से होना कंपलसरी रहेगा, यानी वो अनिवार्य रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? गोमती साय जी को किया गया है, ठीक है। अब एक बार सारे 5 जो विकास प्राधिकरण है उनके उपाध्यक्ष का नाम देख लेंगे, क्योंकि अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। तो सरगुजा के कौन है? गोमती साय जी हैं, जो पत्थल गांव की विधायक हैं। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कौन है? प्रणव कुमार मरपच्ची जी हैं, जो मरवाही के विधायक हैं। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की कौन है? लता उसेंडी जी हैं, जो कोंडागांव की विधायक हैं। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कौन है? श्री गुरु खुशवंत सिंह साहिब,
ये आरंग के विधायक हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कौन है? ललित चंद्राकर, ये दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। प्रदेश के किस मंदिर में चांदी के सिक्के जारी किए जाएंगे? कहाँ किए जाएंगे? माँ दंतेश्वरी मंदिर जो है दंतेवाड़ा का, वहाँ पे ये चांदी के सिक्के जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि वहाँ के खजाने में 122 किलो चांदी जमा है, जिसका अब वो लोग चांदी के सिक्के के रूप में उपयोग करेंगे, जिसमें एक साइड में माँ दंतेश्वरी का चित्र रहेगा और दूसरे साइड में जो दंतेश्वरी मंदिर का फोटो रहेगा, और उसको फिर श्रद्धालुजन एक नियत कीमत पे क्या करेंगे? खरीद सकेंगे। ठीक है, यही इसमें बताया, वो 10-10 ग्राम के सिक्के रहेंगे। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा के रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। और क्यों किया गया है? ताकि हम अपने जो मतलब हम पहले गुलाम थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है, तो उसके किसी भी हम याद को नहीं रखना चाहते, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिशर्स के ही द्वारा दिया गया है। तो अब हम सारा वो जो हमारी गुलामी की छवि है उसको हटाना चाहते हैं। इससे पहले भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत से नामकरण को लेके बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। जैसे 28 दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप हैं उनका नाम बदला गया था। क्या क्या किया गया था? हैवलॉक द्वीप को बोला गया था स्वराज द्वीप, नील द्वीप को बोला गया था शहीद द्वीप, और राज द्वीप को बोला गया था नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। ठीक है, तो ये तीनों का नाम याद रखना है। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं इन तीनों द्वीपों से रिलेटेड। उसके बाद 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, ठीक है, कि 126वीं पुण्यतिथि पर, जन्म पुण्यतिथि पर अंडमान निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों का नाम किसके नाम पे रखा था? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। ठीक है, तो आपको 21 लोगों के नाम नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पे किया गया था या किनके सम्मान में किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के, और किनके नामों पे रखा गया था? तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है, ओजोन क्या होता है? हमारे वायुमंडल के समताप यानी स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये रहता है, और ये जो होती है वो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को हम तक यानी धरती तक पहुँचने से रोकता है। ठीक है, तो जो ओजोन होल हो रहा है यानी कि ओजोन में जो छेद हो रही है इस परत में, उसकी वजह से क्या हो रहा है? स्किन कैंसर या और भी जो स्किन डिजीज हो रही है वो उत्पन्न हो रही हैं। तो ओजोन के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था? मतलब ये हुआ था, प्रोटोकॉल किया गया था, तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन के संरक्षण और संवर्धन से कौन सा जो कन्वेंशन है वो संबंधित है, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और इसी वजह से 16 सितंबर को याद रखने के लिए या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद रखने के लिए 16 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, ये पहली बार मनाया गया था 1995 को, इसलिए इस बार का जो है वो 30th वर्ल्ड ओजोन डे है। और इसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किनको चुना गया है? अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है? तो आप पार्टी की नेता हैं, ये विधायक हैं आतिशी मारलेना। तो इनको दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इन्होंने हाल ही में, कल इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और ये पहले मतलब आप पार्टी की नेता हैं ये, और उससे पहले ये शिक्षा मंत्री थी अभी, और अब ये क्या बन गई हैं? मुख्यमंत्री बन गई हैं, और ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कौन कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला रह चुके हैं? तो वो है सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित। सुषमा स्वराज 1998 में थी, उसके बाद 1998 में ही शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक रही हैं, और अभी अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद आतिशी मारलेना जी दिल्ली की क्या बनी है? नई सीएम बनी है। ठीक है, वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। ये किसका नाम है? वंदे मेट्रो का।
ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को भुज और अहमदाबाद के बीच देश का पहला वनडे मेट्रो ट्रेन, याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश का पहला वनडे मेट्रो है ये, ठीक है, इसलिए इसका नाम नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। और ये कहाँ से कहाँ चली है, तो भुज और अहमदाबाद के बीच चली है। पूछ सकता है कि देश का पहला वनडे मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ संचालित हुआ था, तो कहाँ से हुआ था, भुज और अहमदाबाद से, ठीक है। इसका नाम क्या है, नमो भारत रैपिड रेल है। स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, 12 डब्बे होते हैं, 1150 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। और भुज से अहमदाबाद जाने का वो समय होता है 5 घंटे 45 मिनट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबको एकदम रट्टा नहीं मारना है, आपको बस एक गो थ्रू करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, उसको बस अपने दिमाग में रख लेना है, वो भी मैं आपको टिक करवाते जाती हूँ कि ये आपको याद रखना है। बाकी आप एक बार नज़र में रखिए, ताकि अगर मान लो अगर वो सेंटेंस वे में अगर क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से गलती से उसमें उसको फंसा दिया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तूफान थोड़ा सा ये सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये है टाइफून, टाइफून यागी, ठीक है। तो भारत में टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जितने भी ऑपरेशन लॉन्च करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। अभी जो टाइफून यागी है, इसने कितने देशों को प्रभावित किया है, तो कितने को किया है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। आया कहाँ पे है ये, दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में आया है ये। और ये अभी दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। किसके बाद, बेरिल के बाद। इस वर्ष का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, बेरिल है। उसके बाद क्या है, टाइफून यागी है। और जैसा कि हम सबको पता है कि साइक्लोन का नामकरण किया जाता है, तो टाइफून यागी का नाम किसने दिया है, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने, ठीक है। नामकरण से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारे चक्रवातों के नाम बताए होंगे अपने अलग अलग वीडियो में। अगर आप लोग बोलेंगे तो एग्जाम के टाइम में, अभी तो नहीं कहूँ क्योंकि वो फिर भूल जाओगे आप लोग, एग्जाम के टाइम अपन एक वीडियो जिसमें सारे चक्रवात के नाम किस देश ने दिया था वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में जोरावर का परीक्षण किया है। जोरावर क्या है, तो ये क्या है, एक लाइट टैंक, आपको फोटो में दिख रहा है, ये क्या है, एक लाइट टैंक है, ठीक है। इसका निर्माण किसने मिलकर किया है, तो एक तो जो डीआरडीओ की एक यूनिट होगी, कौन सी यूनिट, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये क्या है, डीआरडीओ की एक यूनिट है, मतलब ये मान के चलो कि डीआरडीओ ने किया है, प्लस एलएनटी, जो एलएनटी कंपनी है, उन दोनों ने मिलके इसको बनाया है। ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट मतलब एक लाइट वेट डिसेंट जो होता है वो है, जिसके कारण इसको ऊंचाई पर भी तैनात किया जा सकता है, 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी, ठीक है। इसका नाम जो है वो आर्मी जनरल जोरावर सिंह के नाम पे रखा गया है। और 2027 तक इसका पूरा परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद इसको इंडियन आर्मी में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से क्या है, इंडिजिनस है यानी स्वदेशी है। हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, तो किसने जीता है, भारत ने जीता है। और ये लगातार दूसरी बार जीत रहा है। और ओवरऑल कितनी बार जीता है, तो 5 बार जीत चुका है भारत। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था चीन में, और चीन को ही फाइनल में भारत ने हराया है, कितने से, 1-0 से। एक गोल मारा था जुगराज सिंह ने, ठीक है, जुगराज सिंह ने ही एक गोल मारा है, ठीक है। और ये कब से कब हुआ था, तो 8 से 17 सितंबर 2024 को हुआ। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया, पहले पे भारत है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे पाकिस्तान है, ठीक है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो कौन सा किया है, भास्कर, ठीक है। पहले हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया, पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया, इसी साल मनाया गया है 17 सितंबर 2024 को, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारे डेट देखते जा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, डेट से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हमने 16 सितंबर देख लिया, वर्ल्ड ओजोन डे था। 18 सितंबर देख लिया, विश्व बांस दिवस था। अभी 17 सितंबर देख रहे हैं, हैदराबाद मुक्ति दिवस है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली बार इसलिए मनाया है हमने क्योंकि इसकी घोषणा ही मार्च 2024 में हुई थी। तो मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये घोषणा की थी कि अब हम हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे, तो इसलिए हमने इस बार पहली बार मनाया है। और क्यों मनाएंगे, तो हैदराबाद को आज़ाद कराने में जो शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, ठीक है, जिन्होंने उसको हैदराबाद को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
क्योंकि हैदराबाद, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हैदराबाद उसके 13 महीनों तक निजामों के शासन में था। ठीक है, जैसा हम जब पढ़ते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले थे सभी जितने भी रियासतों के विलयीकरण में, तो उसमें सब लोगों ने तो मान लिया था, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 जगह नहीं माने थे, जिसके लिए हमको ऑपरेशंस और विलय पत्र और रेफरेंडम की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन चला था, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध कहाँ से है, तो हैदराबाद से। ये हैदराबाद निजामों के शासन में था और ये भारत में शामिल होने के लिए नहीं मान रहे थे। तो फाइनली ऑपरेशन पोलो के बाद पुलिस की कार्रवाई से 17 सितंबर 1948 को क्या किया गया, हैदराबाद को मुक्त कराया गया, और उसी की याद में अब से 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए किसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो किसको दी है, वन नेशन वन इलेक्शन को दे दिया है हमारे केंद्रीय कैबिनेट ने। अब इसके बाद शीतकाल जो अभी आने वाला है, जो नवंबर दिसंबर में, उस टाइम पे क्या होगा, इसको लोकसभा और लोकसभा में पेश किया जाएगा, और लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद फिर ये क्या बनेगा, कानून बनेगा। ठीक है, तो इस बिल के अनुसार इसके पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, फिर दूसरे चरण में क्या होंगे, निकाय चुनाव होंगे, और वो भी कितने दिन के अंदर होंगे, पहले चरण के चुनावों के 100 दिन के अंदर। ठीक है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। ठीक है, अब जो हमारे अध्यक्ष थे, जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके अलावा 7 सदस्य और थे। वो कौन कौन थे, अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, अधीर रंजन चौधरी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी, ये भी हमारे कांग्रेस के ही लीडर हैं, पहले ये राज्यसभा में कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, फिर सुभाष कश्यप जी, ठीक है, हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं, ये संजय कोठारी ये फॉर्मर सीवीसी रह चुके हैं, और एनके सिंह ये भी 15th जो फाइनेंस कमीशन था हमारा वित्त आयोग, उसके पूर्व चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब ऐसा है कि एक देश एक चुनाव सिर्फ पहली बार भारत में ही होगा, विश्व में ऐसा नहीं है। इससे पहले मतलब भारत के अलावा भी 7 ऐसे देश हैं जहाँ पे एक देश एक चुनाव की प्रणाली है। वो कौन कौन से देश हैं, तो दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इन 7 देशों में क्या चल रहा है, एक देश एक वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है। और हमारे यहाँ भी 52 से 67 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, उसके बाद ये लय बिगड़ गया था। ठीक है, तो ध्यान देना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका पूरा टाइम इलेक्शन में ही बीतता रहता है, कि वो पहले विधानसभा आ गया तो सब लोग वहाँ लगे हुए हैं, फिर लोकसभा आ गया तो फिर लोग वहाँ चले गए, फिर निकाय चुनाव। तो इससे डेवलपमेंट के कार्यों को बहुत बाधा होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। हम देख ही रहे हैं, हमारे खुद के प्रदेश में चल रहा है, पहले विधानसभा हुआ, फिर लोकसभा हुआ, अब निकाय चुनाव हो रहे हैं। इसके बीच में फिर काम आचार संहिता लग जाती है, फिर कुछ हो जाता है, फिर आपके एग्जाम्स नहीं आते हैं, कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं। तो ये सब के रीज़न को हटाने के लिए ये थ्योरी लाई गई है, ये बिल लाया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने चंद्रमा से मिट्टी और अन्य नमूने एकत्र करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है, किसको दी है, चंद्रयान 4 को। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चंद्रयान 4 मिशन चंद्रमा की सतह से मिट्टी और अन्य नमूने को एकत्र करेगा और उसे पृथ्वी पर वापस सफलतापूर्वक लाएगा। केवल 3 देश हैं जो इन्होंने अभी तक ऐसा किया है। कौन कौन है वो, अमेरिका, रशिया और चाइना। ठीक है, इन्होंने चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाने पर सफल रहे हैं। इसके लिए अब केंद्र सरकार ने बजट दिया है 2104.06 यानी कि 2104.06 करोड़ का, और ये बोला गया है कि ये मिशन 36 महीने में पूरा होगा, यानी कि 3 साल लगेंगे इस मिशन को पूरा होने में। ठीक है, एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर का नाम क्या है, तो वो कौन है, मोहना सिंह। ये एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हाल ही में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना की अवधि क्या है, तो क्या है, 5 वर्ष की अवधि दी गई है इसके लिए। तो ये क्या है, एक बार देख लेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, इस योजना के माध्यम से देश के आदिवासी बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में स्थित गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी, यानी इसका उद्देश्य है ये। इस योजना के माध्यम से पक्के मकान, बिजली कनेक्शन, पीने के पानी की सुविधा, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, एलपीजी कनेक्शन और सड़कों की सुविधा, मतलब बेसिकली मूलभूत सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। इससे क्या होगा, 63,000 गाँव के करीब 5 करोड़ से अधिक लोगों को क्या किया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नति योजना। ठीक है,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो किसको किया गया? एनपीएस वात्सल्य योजना। वात्सल्य रस ही है कि वो बच्चों के लिए होता है, तो इसलिए उसको ये नाम दिया गया वात्सल्य योजना। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आपको क्या होगा, बच्चे के लिए मतलब 1-1 हज़ार रुपये मिनिमम जमा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और 18 साल तक आप जमा करेंगे, उसके बाद वो सामान्य एनपीएस में भी चेंज हो जाएगा या फिर वो आप उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। इसके द्वारा माता पिता पेंशन खाते में निवेश कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे, बचत कर सकेंगे। ये कहाँ कहाँ से संचालित होगा, या तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बैंक से भी, या डाकघर से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, एनपीएस योजना, वात्सल्य योजना का लाभ ले सकते हैं आप। इसमें न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये है। इसके बाद सालाना आपको 1,000 का योगदान करते रहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? किसको भेजा है? पाकिस्तान को भेजा है, क्योंकि सिंधु जल संधि समझौता हुआ ही भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो उन्हीं को भेजा जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यों भेजा है। ठीक है, तो सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने कराची में सिंधु जल संधि पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, अलग सिचुएशन थी। अब आज के टाइम में क्या हो गया, भारत की जनसंख्या भी बढ़ गई है, खेती के तरीके बढ़ गए हैं, और भारत को अब अधिक पानी की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि उस सिंधु जल संधि में ये क्लॉज है कि मतलब दोनों देश समय समय पर उस संधि के नियमों को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। इसलिए भारत ने पाकिस्तान को ये क्या किया है, नोटिस जारी किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस सिंधु जल संधि में बोला क्या गया था। ये बोला गया था उसमें कि संधि के अनुसार जो पूर्वी नदियां हैं, कौन कौन सी, सतलज, व्यास और रावी, इसका उपयोग कौन करेगा, भारत। ठीक है, और जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन अब हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हम इस पर फिर से बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है, हमारे प्रदेश के केंद्रीय गृह प्रदेश बोल रही हूँ, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सशक्त बनाने, सहकारी समितियों को मजबूत करने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का क्या किया, शुभारंभ किया गया है। और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियां द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में ये। और ये पहला चरण इसका कब था, श्वेत क्रांति का 1970 में था। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने सारे करंट अफेयर पूरे हफ्ते के कवर कर लिए। इससे बहुत ज़्यादा तो आपको कुछ अलग से बहुत सारे, देखिए फैक्ट के पीछे मत भागिएगा, बहुत डाटा के पीछे मत भागिएगा। आप कितना ही फैक्ट याद कर ले, डाटा याद कर ले, एग्जाम में फैक्ट और मतलब जो एकदम 3, 4, 5 ऐसा करके क्वेश्चंस आते हैं ना, स्पेशली हमारे सीजीपीएससी में, उनसे बचिएगा, क्योंकि वो आपको इतने कंफ्यूज करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक हो जाता है। आपकी जो सॉलिड, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है और जितना भी करंट अफेयर योजना से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड है, उस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कोशिश करती हूँ कि क्वालिटी करंट अफेयर लेके आऊँ। ये लोग मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मुझे बहुत बार मैसेज आ चुका है कि आप क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाइए या थोड़ा और क्वेश्चंस करवाइए। मुझे जितना ज़रूरी लगता है, मैं पेपर्स देखते रहती हूँ और बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करते रहती हूँ, तो मुझे जितना ज़रूरी लगता है कि यार एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको कवर करती हूँ। अननेसेसरी वीडियो को लंबा करने के लिए या क्वेश्चंस भरने के लिए मैं ज़बरदस्ती क्वेश्चन नहीं लेके आ सकती। जितने क्वेश्चन मुझे लगता है सफिशिएंट हैं वो मैं लाती हूँ, अगर मुझे और भी लगता है तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो अभी हमने पूरा 1 हफ्ते का करंट अफेयर कंप्लीट किया है, आप इसे ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई और फीडबैक हो तो वो आप मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और मैसेज आया था प्रयोगशाला परिचारक के लिए और प्यून के लिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ कि अगर आपको उसमें डाउट है जीके वगैरह में, तो वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। बाकी बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।